ओके, तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर जो है फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज वाटर टेक्नोलॉजी, उसका हम लोग लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉफ्टनिंग मेथड के बारे में। तो टोटल 2 मेथड होते हैं वाटर सॉफ्टनिंग के, है ना। वाटर सॉफ्टनिंग मेथड जो है वो 2 तरीके से डिवाइडेड है। एक होता है एक्सटर्नल मेथड एंड द अदर इज इंटरनल मेथड। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो एक्सटर्नल मेथड को हम लोग बोल सकते हैं प्रिवेंटिव मेथड भी, और इंटरनल मेथड को हम लोग बोल सकते हैं करेक्टिव मेथड भी। इस पे हम लोग आगे जाके और भी बातें करेंगे। इससे पहले और बता दूं कि एक्सटर्नल मेथड के अंदर आता है जियोलाइट मेथड, लाइम सोडा मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। लाइम सोडा मेथड के अंदर भी 2 कैटेगरीज है, ठीक है, दैट इज हॉट लाइम सोडा मेथड एंड कोल्ड लाइम सोडा मेथड। और इंटरनल मेथड के अंदर हमारे कोलाइडर मेथड है, कार्बोनेट मेथड है, फॉस्फेट मेथड है, कैल्जोन मेथड है, कैल्जोन कंडीशनिंग मेथड है। ठीक है, लेकिन हमें बस हमारे सिलेबस में है एक्सटर्नल मेथड, दैट इज जियोलाइट, लाइम सोडा एंड आयन एक्सचेंज मेथड। सो वी विल रीड अबाउट दिस मेथड। सो एक्सटर्नल मेथड का बात करें तो इसका मतलब होता है प्रिवेंटिव मेथड। प्रिवेंटिव इन द सेंस कि मान लो कि जैसे कि अभी हमारे सोसाइटी में कोरोना आया हुआ है। सो अगर वैक्सीन डेवलप हो जाए तो जिससे कोरोना नहीं भी हुआ है वो इंसान क्या करेगा, पहले से ही वैक्सीन ले लेगा कोरोना का, ताकि वो इंसान को आगे कोरोना जाके नहीं हो। तो हम लोग क्या किया हमने कि हमें कुछ बीमारी होने से पहले ही हमने उस चीज के लिए एक प्रिवेंटिव मेजर लिया, प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस लिया, है ना। और अगर क्या होता है कि मतलब किसी इंसान को कोरोना हो जाए उसके बाद वो वैक्सीन ले रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं करेक्टिव, मतलब कुछ करेक्टिव मेथड, मतलब कि कुछ हो गया हमें, उसके बाद हम उस चीजों को ठीक करने के लिए हम लोग कुछ मेथड अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसे कहते हैं करेक्टिव मेथड। सो एक्सटर्नल मेथड इज नोन एज प्रिवेंटिव मेथड एंड इंटरनल मेथड इज नोन एज करेक्टिव मेथड। ठीक है, सो हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मतलब कि हम लोग जो भेज रहे हैं बॉयलर में, उस वाटर को हम लोग बॉयलर में भेजने से पहले ही हम लोग उसे ट्रीट करते हैं, है ना। मतलब कि उसे बॉयलर में भेजने से पहले ही हम लोग उसे ट्रीटमेंट उसका करते हैं, उसमें जो भी हार्डनेस इम्प्यूरिटीज वगैरह होती है उसे हम लोग पहले ही हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, और इंटरनल मेथड मतलब इट इज कैरीड विथ इन द बॉयलर, मतलब कि बॉयलर में हम लोग जब पानी भेज देते हैं उसके बाद हम लोग उस चीज को लेकर ट्रीटमेंट लेते हैं, इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि जब अंदर पानी चला जाता है तब बॉयलर्स में का हमारा फेलियर होना शुरू हो जाता है, उसके बाद हम लोग उस वाटर को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। बट ठीक है, चलो ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मतलब हो गया कि हम लोग पानी को बॉयलर में भेजने से पहले ही हम लोग उसे ट्रीट कर रहे हैं, है ना। और इंटरनल ट्रीटमेंट मतलब कि जब हमने वाटर को बॉयलर में भेज दिया उसके बाद हमें पता चला कि भाई वाटर में कुछ इम्प्यूरिटीज है, हार्डनेस है, या जो भी है उसकी वजह से बॉयलर का हमारा फेलियर होना स्टार्ट हो गया है, तब हम लोग उस वाटर को ट्रीट करना शुरू करते हैं, दैट इज नोन एज करेक्टिव मेथड। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट एंड इंटरनल ट्रीटमेंट। लोग आगे जाके इस बारे में और भी चीजें देखेंगे, मोर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर सॉरी मेथड। सो इंटरनल मेथड के बारे में हम लोग बात करें तो इंटरनल मेथड हम लोग किस टाइप के बॉयलर के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। तो जहां पर बॉयलर का प्रेशर जो होता है कम होता है, बॉयलर का प्रेशर जहां पे कम होता है उस जगह पे हम लोग इंटरनल मेथड अप्लाई करते हैं, और जहां पे बॉयलर का प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे हम लोग एक्सटर्नल मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटरनल मेथड को हम लोग करेक्टिव बोलते हैं, पहले ही हमने डिस्कस किया, पहला पॉइंट वही करेक्टिव बोलते हैं, इस बारे में भी हमने डिस्कस किया पहले ही। ठीक है, इंटरनल मेथड में इंक्लूड होता है कोलाइडल, फॉस्फेट मेथड, और एक्सटर्नल मेथड इंक्लूड होता है जियोलाइट, लाइम सोडा, आयन एक्सचेंज मेथड। तो इन सभी के बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे आगे जाकर। ओके, सो पहला हमारा जो मेथड है दैट इज एक्सटर्नल मेथड। हम लोग पहला मेथड उसमें ले रहे हैं जियोलाइट। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये जियोलाइट का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि जो शेडेड है ब्लैक रीजन से बिल्कुल, उसे हम लोगों ने सिलिकॉन से डिनोट किया है।
और उससे एक सर्कल है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल व्हाइट है, वो ऑक्सीजन है। और जो चेक्स चेक्स बना हुआ है लाइनिंग लाइनिंग, वो हमारा अल्युमिनियम है, ठीक है। और जो बीच में राउंड है और उसमें Na+ आयन है, वो हमारा सोडियम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम आयन जो है बहुत ही फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब कि वो लूजली पैक्ड है, वो बिल्कुल सभी मॉलिक्यूल से नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना कि सोडियम जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है ना, बाकी सब के मुकाबले। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। एंड जियोलाइट का जो फॉर्मूला है वो होता है NaAlSiO4, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जियोलाइट आखिर होता क्या है। तो नॉर्मल भाषा में बोले हम लोग तो जियोलाइट इज बेसिकली हाइड्रेटेड सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट, है ना, ठीक है। हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ अल्यूमिनोसिलिकेट इज नोन एज जियोलाइट। जियोलाइट को हम लोग परमिटिड्स को भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज परमिटिड्स। सो जियोलाइट्स आर नोन एज परमिटिड्स। एक और खासियत है जियोलाइट्स का कि जियोलाइट के पास ये कैपेसिटी होता है कि वो जो आयंस हार्डनेस प्रोड्यूस कर रही है वाटर में, उनसे आयंस वो एक्सचेंज कर सके, ठीक है। ये जियोलाइट का ये प्रॉपर्टी है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो आयन वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूस कर रही है, उनसे अपने आयंस एक्सचेंज करने की कैपेसिटी ये जियोलाइट रखती है। सो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट इज Na2O Al2O3.xSiO2.YH2O, जहां पर x का वैल्यू जो है वो 2 से 10 तक वेरी कर सकता है और y का वैल्यू जो है 2 से 6 तक वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा जियोलाइट का बारे। अब जियोलाइट जो होते हैं वो 2 तरह का होता है। तो पहला जियोलाइट होता है वो होता है नेचुरल जियोलाइट, ठीक है। और नेचुरल जियोलाइट जो होता है नेचर में नॉन पोरस होता है। नॉन पोरस इन द सेंस कि उसमें पोरस नहीं होती, उसमें होल्स नहीं होती है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल हम लोग ले ले तो नेट्रोलाइट इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल जियोलाइट, जिसका फॉर्मूला है Na2O.Al2O3.xSiO2.YH2, ठीक है ना। एंड हमारा जो सेकंड जियोलाइट होता है दैट इज नोन एज सिंथेटिक जियोलाइट। सिंथेटिक जियोलाइट जो होता है वो नेचर में पोरस होता है और पोजेसेस ए स्ट्रक्चर, है ना। अगर हम लोग नेचुरल जियोलाइट की बात करें तो उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, जैसे कि बोल दो कि हाँ नेचुरल जियोलाइट जो होता है सर्कल होता है या स्क्वायर होता है, तो कोई भी एक फिक्स शेप उसका नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर वो पोजेस करता ही नहीं, वो बिल्कुल रैंडम शेप में आपको मिलेगा। बट सिंथेटिक जियोलाइट is prepared in laboratory, so we can create a good structure of zeolite. So synthetic zeolite possesses a good structure, है ना। उसका एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है सिंथेटिक जियोलाइट का। और सिंथेटिक जियोलाइट जो होता है पोरस होता है नेचर में, मतलब उसमें पोरस प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि सिंथेटिक जियोलाइट हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो जब हम लोग चाइना क्ले, फेल्डस्पार एंड सोडा एश, इन तीनों चीजों को जब हम लोग एक साथ हीट कर देते हैं तो हमें सिंथेटिक जियोलाइट मिलता है, ठीक है। और एक खासियत और है कि सिंथेटिक जियोलाइट का अगर हम लोग बात करें विद कंपेयर टू नेचुरल जियोलाइट, तो सिंथेटिक जियोलाइट का जो जो आयंस हार्डनेस प्रोड्यूस कर रही है, उनसे आयंस एक्सचेंज करने की कैपेसिटी होती जो है सिंथेटिक जियोलाइट की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नेचुरल जियोलाइट। दैट मींस सिंथेटिक जियोलाइट हैज more ion exchange capacity as compared to नेचुरल जियोलाइट, है ना। सिंथेटिक जियोलाइट के पास ज्यादा कैपेसिटी होती है आयन एक्सचेंज करने की, जो हार्डनेस प्रोड्यूस कर रही है एज कंपेयर टू नेचुरल जियोलाइट। So these are the two types of zeolites, that is natural zeolites and synthetic zeolite. अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि आखिरकार ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, यहाँ पे एक मशीन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने ऊपर से देखो आप, ऊपर से हार्ड वाटर को हमने भेजा, ठीक है। तो हार्ड वाटर क्या हुआ, वहां पे स्प्रे हो गया, हुआ। नीचे में हमने दो लेयर हमने बिछा रखा है, एक है जियोलाइट बेड और एक है ग्रेवल बेड, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो हम लोगों ने हार्ड वाटर यहाँ पे भेजा, तो हार्ड वाटर जो होगा वो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगी, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होंगी इसमें, ठीक है, और क्लोराइड आयंस भी होंगे, फॉस्फेट्स वगैरह भी होंगी, मतलब जो भी हार्डनेस कॉजिंग आयंस है वो प्रेजेंट होंगे उसमें। और यहाँ पे हमने जियोलाइट बेड बिछा रखा है और उसके नीचे ग्रेवल बिछा रखा है। तो क्या होता है, जियोलाइट उनसे रिएक्ट करता है, ठीक है, और कुछ रिएक्शंस होता है, वो मैं रिएक्शन आपको अभी दिखाऊंगा। फिर वो रिएक्ट होने के बाद वो वाटर नीचे ग्रेवल बेड के पास आता है, और वो ग्रेवल बेड के बाद वाटर जो हमारा सॉफ्टन होता है, और उसके बाद नीचे वाले पाइप के थ्रू हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक है टू सिंक करके लेफ्ट हैंड साइड में एक बना हुआ है जहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस के बाद कुछ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, कुछ स्लज फॉर्म होते हैं। तो उन प्रेसिपिटेट को हम लोग, ये हमारे लेफ्ट साइड के पास जो एक पाइप बना हुआ है, उस पाइप से हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ बगल में एक NaCl सॉल्यूशन का स्टोरेज भी है, उसका क्या काम है मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह होता है। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस जो होगा, पानी में दोनों तरह का हार्डनेस होगा। टेम्परेरी हार्डनेस मतलब किसमें कार्बोनेट सॉल्ट होगा प्रेजेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड का हम लोग देख लेते हैं, रिएक्शन विद जियोलाइट। तो यहाँ पे जियोलाइट दैट इज Na2Ze, ये हमने जियोलाइट यहाँ पे लिया है। तो ये CaSC मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने के बाद ये रिएक्शन देगा कैल्शियम जियोलाइट प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वही अगर जियोलाइट मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो हमें दे रहा है एज ए प्रोडक्ट मैग्नीशियम जियोलाइट प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग आयंस कंपाउंड से रिएक्ट किया, तो उसके बाद वो परमानेंट कॉजिंग कंपाउंड से भी वो रिएक्ट करेगा। तो नीचे में देख लो भाई, सोडियम सॉरी यहाँ पे जियोलाइट जो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कैल्शियम जियोलाइट मिला, साथ में NaCl या फिर Na2SO4, दोनों में से कोई एक कंपाउंड मिलेगा। और जब जियोलाइट हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट किया या मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट करा, तो हमें प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम जियोलाइट प्लस सोडियम क्लोराइड या फिर Na2SO4 अगर वो MgSO4 से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन था। इस रिएक्शन से क्या हुआ कि जो Na2SO4 जो क्लोराइड जो आयंस थे SO4 और SiO3 जिनके वजह से हार्डनेस प्रोड्यूस हो रही थी, ये सब आयंस क्या हुए, वो आउट हो गए, वो हट गए, है ना। अब बस हमें सॉफ्ट वाटर जो हमें वाटर मिल रहा है, इट इज free from all these ions, it is carbonate ions and sulfate ions and chloride ions, okay। इसके बाद हम लोग आपको वापस से हम ले चलते हैं इस डायग्राम पे। तो इस डायग्राम में आप देखो कि NaCl सॉल्यूशन स्टोरेज है। अब इसका क्या फंक्शन है ना, इसका क्या फंक्शन है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि जियोलाइट एक बार वाटर से रिएक्ट करने के बाद, जो हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड है उनसे रिएक्ट करने के बाद जियोलाइट जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है ना, कुछ देर बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट हो जाने के बाद वो क्या होता है कि वो जियोलाइट वर्क करना बंद कर देता है, मतलब कि रिएक्शन का फिर वो रिएक्शन करना वो बंद कर देता है, वाटर को सॉफ्टन करना वो बंद कर देता है। उस पॉइंट पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन स्टोरेज जो है इसे हम लोग पास करते हैं। NaCl क्या करता है कि जियोलाइट को एक्टिवेट करने का काम करता है ना। जो जियोलाइट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जो वर्क नहीं कर रहे, जो वाटर को सॉफ्टन नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग NaCl प्रोड्यूस करेंगे, ये चीज अल्कलीन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्या होगा कि जियोलाइट को वो वापस से एक्टिवेट करेगा एंड जियोलाइट वापस से वाटर को सॉफ्टन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो रीजनरेशन का रिएक्शन किस तरह होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम जियोलाइट जो फॉर्म हुआ था उसमें हमने क्या किया कि NaCl ब्राइन सॉल्यूशन हमने पास कर दिया। ब्राइन सॉल्यूशन पास करने के बाद वो क्या हुआ कि वापस से Na2Zd जो कि हमारा ओरिजिनल जियोलाइट था, वापस से वो जियोलाइट फॉर्म हो गया और साथ में कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एज ए बाहर निकल गए, एज ए वॉशिंग्स बाहर निकल गए, एंड देन वी गॉट द सॉफ्टन वाटर,
ठीक है, हमें सॉफ्ट वाटर मिला। तो इस तरीके से जियोलाइट प्रोसेस जो हमारा वर्क करता है। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए हम लोग इसका कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज ये है कि इट रिमूव्स द हार्डनेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड वाटर ऑफ अबाउट 10 ppm हार्डनेस इज प्रोड्यूस, है ना। लगभग ये जितने भी हार्डनेस होते हैं उन सभी को ये रिमूव कर देता है। लगभग जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसमें 10 ppm का हार्डनेस होता है। सेकेंड एडवांटेज ये हमारा कि जो इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट इन द सेंस कि हम लोग उसे इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। वो छोटे होते हैं, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो मतलब कि हम लोग को ये टेंशन नहीं रहता है कि भाई वो जो लोग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसमें लोग रखेगा, उसके लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। इस सब चीज़ों का हमें टेंशन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इजिली हम लोग इसे कैरी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज ये होता है कि इसमें इम्प्यूरिटीज प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं तो यहाँ पे कोई डेंजर नहीं है स्लश फॉर्मेशन का, है ना। कभी कभी क्या होता है इम्प्यूरिटीज अगर फॉर्म होता है तो स्लश फॉर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इम्प्यूरिटीज अगर प्रेसिपिटेट ही नहीं होंगी तो स्लश फॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक फायदा है। नेक्स्ट ये है कि हम लोग जो भी वाटर ले रहे हैं, वाटर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो भाई सबका हार्डनेस जो होगा अलग अलग होगा, हार्डनेस का लेवल जो होगा अलग होगा। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का बहुत कम होगा, किसी का बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है वो खुद को अडेप्ट कर लेता है जिस तरह के हार्डनेस वाटर हार्डेंड वाटर आती है। ठीक है, मतलब हार्डेंड वाटर अगर बहुत ज्यादा हार्डनेस है उसमें तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। हार्डनेस अगर बहुत कम है तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है एंड इट इज डन ऑटोमेटिकली। ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज डन ऑटोमेटिकली। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज दैट कि ये क्वाइट क्लीन होता है। द अदर थिंग इज दैट कि ये वाटर को सॉफ्ट करने में कम टाइम लेता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इसमें बहुत ही स्किल्ड सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है ना। स्किल्ड सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है, लेस स्किल भी हो तो चलेगा फॉर मेंटेनेंस एज वेल एज फॉर द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस जियोलाइट प्रोसेस। Now we'll move further and we'll read about the disadvantages of this process. So disadvantage पहला ये है कि जो वाटर हमने ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद जो वाटर हमें मिला उस वाटर में सोडियम बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, सोडियम का अमाउंट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है उस वाटर। So this is not a good thing. The other thing is that the method only replaces calcium 2 plus and magnesium 2 plus ions but leaves the all acidic ions, है ना। बस ये कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम आयंस को ही रिमूव करता है और बाकी जितने एसिडिक आयंस है लाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, इन सभी चीजों को वो छोड़ देता है। ठीक है, मतलब कि रिमूव नहीं करता है, वो सॉफ्ट एंड वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब इस तरह का वाटर हम लोग बॉयलर में यूज करते हैं फॉर स्टीम जनरेशन, फॉर बॉयलर, हम लोग बॉयलर में किसी भी काम के लिए यूज करते हैं तो ये इसके वजह से क्या होता है कि कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होने लगता है और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज NaOH में कन्वर्ट हो जाता है। एंड NaOH अगर प्रेजेंट है बॉयलर में तो उसके वजह से हमने बहुत पहले ही पढ़ा है कि बॉयलर में कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉयलर, दैट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द बॉयलर, है ना, जिसके वजह से बॉयलर का फेलियर होता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम लोग हाई टर्बिडिटी वाटर यूज करते हैं, हाई टर्बिडिटी यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये प्रोसेस बहुत इफिशिएंटली काम नहीं करता है और बहुत ही धीरे धीरे काम करता है। रीजन ये है कि अगर टर्बिडिटी वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें फाइनली डिपॉजिटेड फाइन इम्प्यूरिटीज बहुत ही होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे इम्प्यूरिटीज होते हैं जो कि जियोलाइट के बेड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब भाई जियोलाइट के ऊपर एक और बेड बन गया इम्प्यूरिटीज का, तो भाई जियोलाइट वर्क कैसे करेगा, जिसके वजह से अगर हाई टर्बिडिटी वाटर होता है तो उस जगह पर ये मेथड जो होता है वो वर्क कम करता है, मोर इफेक्टिव मेथड ये नहीं होता।
So this was all about zeolite process. I hope आप लोगों को समझ आया होगा. So next method is lime soda process, है ना. लाइम सोडा प्रोसेस का अगर लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी वाटर में सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है ना, वाटर में जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है, ठीक है, आर केमिकली कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कंपाउंड. हम लोग क्या करते हैं कि केमिकली हम लोग उससे इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट मींस वी कन्वर्ट इट इनटू पीपीटी, प्रेसिपिटेट में हम लोग उसे कन्वर्ट कर देते हैं. कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा. हम लोग क्या करते हैं, जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उसे हम लोग प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा. और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं लाइम सोडा प्रोसेस. ठीक है, इसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, these are the precipitates that are filtered off. तो लाइम सोडा प्रोसेस भी होता है, वो दो टाइप का होता है. एक होता है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड अनदर वन इज हॉट लाइम सोडा प्रोसेस. हम लोग दोनों के बारे में ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, बारी बारी से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस. तो मैं इससे पहले बात करूं बेसिक डिफरेंस क्या होता है कोल्ड लाइम और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में. तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है इट ऑकर्स एट ए रूम टेम्परेचर, है ना. इस मेथड को हम लोग कैरी आउट करते हैं एट रूम टेम्परेचर. बट अगर हम लोग हॉट लाइम सोडा प्रोसेस की बात करें तो दैट इज कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर ऑफ 96 to 100 डिग्री सेल्सियस, है ना. वेयर एज कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस इज कैरिड आउट एट ए रूम टेम्परेचर, है ना. तो चलिए ये बेसिक डिफरेंस है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में अबाउट दिस टेम्परेचर. सो in this method calculated quantity of lime and soda are mixed with water at room temperature, है ना. इस मेथड में लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा को हम लोग मिक्स करते हैं वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, अब ये क्या होता है कि एट रूम टेम्परेचर प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है. ठीक है, प्रिसिपिटेट्स आर फॉर्म. और वो जो प्रिसिपिटेट्स जो होते हैं बहुत ही फाइनली डिवाइडेड होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइडेड होते हैं. अब कोई भी चीज बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइडेड है तो वो इजीली सेटल डाउन नहीं होता है ना. वो इजीली सेटल डाउन नहीं होता है. और कोई भी चीज जब तक सेटल डाउन नहीं होगा उससे हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते, उसे हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते. तो उन सभी फाइनली डिवाइडेड इम्प्यूरिटीज को सेटल डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, ठीक है, वो सेटल डाउन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कुछ कोगुलेंट्स ऐड करते हैं, कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं लाइक एलम, अल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम अल्यूमिनेट दैट इज NaLO2. क्यों ऐड करते हैं? तो इसका बेसिक रीजन ये है कि जो इम्प्यूरिटीज होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. यहाँ पे जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. सो हमें पता है कि कोई भी नेगेटिव चीज जो होता है वो पॉजिटिव चीज से अट्रैक्ट होता है. तो हम लोग ऐसा कोगुलेंट्स यूज करेंगे जिसमें कि पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो. जैसे कि मान लो कि हमने सोडियम अल्यूमिनेट ही यूज किया दैट इज NaLO2. तो इसमें Al प्लस आयन क्या करेगा कि जो भी नेगेटिव आयंस है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो सभी के सभी इम्प्यूरिटीज एक जगह पे अटैच्ड हो गए, एक जगह पे अटैच्ड हो गए तो क्या होगा, एक मास क्रिएट होगा. और एक मास क्रिएट होगा, वेट क्रिएट होगा, तो क्या होगा, वो सेटल डाउन होगा. एंड सेटल डाउन होने के बाद हम उसे फिल्टर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोगुलेंट्स को ऐड करते हैं. सो दिस वाज द रीजन. आगे हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो जो कोगुलेंट्स फॉर्म होते हैं वो जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट होते हैं. ठीक है, अगर हम लोग एज ए कोगुलेंट्स अगर हम लोग सोडियम अल्यूमिनेट यूज कर रहे हैं तो इसका कुछ फायदा होता है. इसका फायदा ये होता है कि वाटर में जितने भी सिलिका और ऑयल प्रेजेंट होते हैं उन सभी को ये रिमूव कर देता है. ठीक है, कोल्ड लाइम प्रोसेस जो होता है वो जो वाटर प्रोवाइड करता है उसमें लगभग 50 to 60 ppm ऑफ हार्डनेस प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले लोग देख लेते हैं इसका मशीन वर्क कैसे करता है एक्चुअली. तो देखो आपको यहाँ पे एक मशीन दिख रहा है ना. तो यहाँ पे जो भी पार्ट से पहले उनके बारे में एक्सप्लेन कर दूं तो सबसे पहले आपको टॉप में दिख रहा होगा मोटर, है ना. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीच में जो एक लंबा सा
पाइप की तरह एक लाइन गया है, उसको कहते हैं लोग स्टीरर। ठीक है, स्टीरर क्या करता है कि ऊपर जो मोटर लगा हो टॉप में, मोटर के हेल्प के वजह से वो स्टीरर क्या होता है, राउंड राउंड वो घूमता है। अब देखो ऊपर में वो स्टीरर में स्टीरर पैडल्स भी अटैच्ड है ना, स्टीरर पैडल्स भी अटैच्ड है। तो जो भी हम लोग रॉ वाटर और केमिकल्स को हम लोग यहाँ भेज रहे हैं, ये उन्हें थोरोली मिक्स करने में हेल्प करता है, बहुत ही अच्छे से थोरोली कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स करने में ये पैडल्स हेल्प करते हैं। आपको कुछ दिख रहा होगा एक वुड फाइबर फिल्टर करके, है ना। वुड फाइबर फिल्टर क्या करता है कि जो भी स्लज फॉर्म हुए हैं, जो भी स्लज फॉर्म हुए हैं, जो पानी ऊपर जा रहा है तो उसको वहीं पे वो रोक देता है। तो आइए लोग बात करते हैं कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि रो वाटर ऊपर से आपको दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड से हम लोग रो वाटर हम लोग इनलेट के थ्रू हम लोग भेजे, और लेफ्ट हैंड साइड से हमने केमिकल्स भेजा, डेट इज सोडा, लाइम और साथ में कोगुलेंट्स। स्टीरर क्या करेगा, स्टीरर पेडल्स क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ मोटर उसे कंप्लीटली थोरोली उसे मिक्स कर लेगा। मिक्स करने के बाद क्या होगा कि जो भी प्रेसिपिटेट्स, इम्प्यूरिटीज वगैरह जो भी है, ये नीचे स्लज जो भी फॉर्म हुए वो नीचे यहाँ पर नीचे स्लज आउटलेट से हम लोग बाहर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नीचे वो सेटल डाउन हो सके। बट फिर भी स्टिल देयर आर चांसेस कि वाटर में अभी भी स्लज प्रेजेंट हो। तो अब क्या होता है कि वाटर ऊपर जाता है तो ऊपर में वुड फाइबर प्रेजेंट है ना। वुड फाइबर क्या काम करता है कि वाटर में अगर और भी स्लज है तो उसे वहीं पर वो रोक लेता है, और ऊपर में हम लोग जो वाटर हम लोग आता है वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम स्लज होता है, एंड देन वी गॉट सॉफ्ट एंड वाटर, वी गॉट प्योर वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो वर्क करता है। ये प्रोसेस दिया हुआ जो मैं एक्सप्लेन किया उसे दिया हुआ कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। सो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस मैंने बहुत पहले ही आपको बताया। द बेसिक डिफरेंस इज कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर and hot lime soda process is carried out at a temperature of 94 to 100 degrees Celsius. So hot lime soda process जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। पहला पार्ट है रिएक्शन टैंक। रिएक्शन टैंक में क्या होता है कि केमिकल्स और वाटर जो होते हैं वो थोड़ी मिक्स होते हैं। सेकेंड है कॉनिकल सेडिमेंटेशन वेसल, इसमें स्लज जो होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं। एंड लास्ट वन इज सैंड फिल्टर, ये इंश्योर करता है कि कंप्लीट रिमूवल हुआ है स्लज का, and the water we got is softened water. So now we will see how this process works. So here is this machine. सबसे पहले हमने क्या किया कि ऊपर से रो वाटर को हमने भेजा, और साइड से हमने राइट हैंड साइड से हमने केमिकल्स इसमें डाला, डेट इज लाइम सोडा, साथ में कुछ कोगुलेंट्स भी हमने ऐड किया, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से हमने सुपर हीट स्टीम इनलेट भी हमने डाला। अब वो थोड़ी मिक्स होगा वहां पे रिएक्शन टैंक में, इसलिए हमने देखो पहला रिएक्शन टैंक जो वहां पे क्या होता है, ये सभी चीजें आपस में मिक्स्ड होती है। फिर दूसरा पार्ट है कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक। अब वो मिक्स्ड होने के बाद जो भी स्लज वगैरह फॉर्म हुए वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते है ना, आगे आके वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और हम लोग एज ए प्रेसिपिटेट उसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि वो वाटर जो होते हैं वो फिर ये जो एक सैंड फिल्टर टैंक बना हुआ है वहां पे आते हैं। वहां पे 3 लेयर बना हुआ है। ठीक है, फाइन सैंड लेयर, दूसरा है कोर्स सैंड लेयर, एंड तीसरा है ग्रेवल्स लेयर। सो उन तीनों लेयर से वाटर जब पास करते हैं तो उस वाटर में अगर थोड़ा भी स्लज प्रेजेंट है तो भाई वो वहीं पे वो रुक जाता है, एंड द वाटर वी गॉट इज सॉफ्टेंड वाटर, एंड दिस वे दिस प्रोसेस वर्क्स। ठीक है, एंड सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। नाउ we will read about advantages of lime soda process. तो lime soda process जो होता है इकोनॉमिकल होता है ना, बहुत महंगा नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि when combined with sedimentation lesser amounts of coagulants will be needed। जब हम लोग इसे सेडिमेंटेशन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमें कोगुलेंट्स का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम नीडेड होता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज दैट द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स इन द वाटर इज रिड्यूस्ड। इस प्रोसेस में जो वाटर में कलेक्ट करते हैं हम लोग, उसमें मिनरल्स का क्वांटिटी जो होता है, मिनरल्स का अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट इज टू सर्टेन एक्सटेंट आयरन एंड मैग्नीज आर आल्सो रिमूव्ड। ठीक है, मतलब लगभग जितने भी आयरन और मैग्नीज होते हैं, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट ऑल आयरन मैग्नीज आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। ठीक है, so disadvantages of lime soda process is कि ये फॉर इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सॉफ्टनिंग केयरफुल ऑपरेशन स्किल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, है ना। लाइम सोडा प्रोसेस के लिए स्किल सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है, ये प्रोसेस जो वो इफेक्टिवली काम करे और इकोनॉमिकली काम करे। नेक्स्ट इज कि अगर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज अगर हम लोग डिस्पोज करते हैं, देन उससे हमारे इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। उसको हमें पता है कि स्लज इज नॉट गुड थिंग। द लास्ट थिंग इज दिस कैन रिमूव हार्डनेस ओनली अप टू 15 ppm। बस 15 ppm तक ही हार्डनेस रिमूव होता है फ्रॉम दिस मेथड, एंड जो कि इज नॉट सुटेबल फॉर बॉयलर्स, है ना, जो कि सुटेबल बॉयलर के लिए नहीं होता है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है कि cations like calcium and magnesium and anions like chloride and sulfate, इन टाइप के आयंस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ cation and anion exchange reagents। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ cation and anion exchange reagents we can remove the calcium and magnesium cations and chloride and sulfate anions। ठीक है, तो resin containing COOH and SO3H are capable of exchanging their H plus ion to cationic portion of minerals, है ना। तो जो रेजिन COOH SO3H प्रेजेंट कंटेन करते हैं, जिनमें ये प्रेजेंट होती है, तो H प्लस आयन से एक्सचेंज कर सकती है वो उन कटायंस को, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कटायन, इस टाइप के कटायंस से एक्सचेंज करने की कैपेसिटी रखती है। एंड इस टाइप के रेजिन्स को हम लोग बोलते हैं कटायन एक्सचेंजर। और जो रेजिन NH2 या फिर NHCH3 कंटेन करती है, उसे हम लोग कहते हैं एनायनिक एक्सचेंजर्स, क्योंकि ये कैपेबल होता है कि वो जो अनायंस प्रेजेंट है उनसे वो एक्सचेंज कर सके, उन आयन से वो एक्सचेंज कर सके। तो यहाँ पे कटायन एक्सचेंजर और अनायनिक एक्सचेंजर में डिफरेंस समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, जो रेजिन COOH SO3H कंटेन करती है उसे हम लोग कटायन एक्सचेंजर कहते हैं, और जो रेजिन NH2 NHCH3 कंटेन करता है उसे हम लोग अनायनिक एक्सचेंजर कहते हैं। सो आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रोसेस क्या है। सो डायग्राम में ही आते हैं लोग डायरेक्टली। ठीक है, सो दिस इज द मशीन थ्रू व्हिच दिस आयन एक्सचेंज मेथड वर्क्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि हार्ड वाटर को हमने पास करा। ठीक है, हार्ड वाटर को हमने सबसे पहले पास करा, तो वो स्प्रे होगा वहां पे 2 बेड लगा हुआ है, कटायन एक्सचेंजर बेड एंड ग्रेवल बेड। तो कटायन एक्सचेंजर बेड क्या काम करेगा कि जो भी कटायन प्रेजेंट है, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उनसे वो एक्सचेंज कर लेगा विद H प्लस आयंस। अब वो उस बेड से पास होने के बाद वो ग्रेवल बेड से पास होगा। ठीक है, वो उस बेड से पास होने के बाद वो ग्रेवल बेड से पास होगा। तो ग्रेवल बेड से पास होने के बाद जो भी स्लज होंगे वो वहीं पे रुक जाएंगे, या फिर कुछ स्लज जो नीचे फॉर्म होंगे तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एक टैप बना हुआ है, उससे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग जो वाटर पास करेंगे वो हमारे सेकंड वाले टैंक में आएगा, जिसमें कि अनायन एक्सचेंजर बेड लगा हुआ है। और जो वाटर आएगा ये इस सेकंड वाले टैंक में, डेट वाटर विल कंटेन ओनली अनायन, है ना, अनायन कंटेन करेगा, क्योंकि कटायन को हमने ऑलरेडी एक्सचेंज कर दिया है, तो बस ये अनायन कंटेन करेगा। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंजर बेड लगा हुआ और ग्रेवल बेड लगा हुआ, तो वापस से वाटर आया, वहां पे स्प्रे हुआ। तो अनायन एक्सचेंजर बेड क्या काम करेगा, जो भी अनायन प्रेजेंट है
उनसे वो एक्सचेंज कर देगा, है ना, उनसे वो एक्सचेंज कर लेगा लाइक क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस। उसके बाद वो ग्रेवल बेड से पास होगा, कोई भी अगर स्लज वगैरह प्रेजेंट होंगे तो वहां से फिल्टर्ड ऑफ होंगे, या फिर नीचे भी पानी आ गया तो वहां पर भी अगर कोई स्लज का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो लोग टैप के थ्रू कंटेन कर लेंगे, और उसके बाद जो वाटर जो उन लोग को मिलेगा दैट विल बी सॉफ्ट वाटर। सो इन दिस वे आयन एक्सचेंज मेथड्स वर्क, है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक इंजेक्टर बना हुआ है, दैट इज एसिड जनरेटर। क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो कैटायन एक्सचेंजर बेड और अनायन एक्सचेंजर बेड जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है, फंक्शन करना कम कर देता है। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि एसिड हम लोग इंजेक्ट करते हैं। एसिड क्या करता है कि उन एक्सचेंजर बेड को वापस से एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि RCA+2HCl जो हमने एसिड हम लोग इंजेक्ट करा तो वापस से वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है और RH2+CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आयन एक्सचेंज रेजिन से तो RCl2+NaOH पास करेंगे हम लोग तो वापस से वो ROH2+2NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगेन द एक्सचेंजर बेड स्टार्ट्स वर्किंग, है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो एसिड जनरेटर है यहाँ पर उसका काम क्या होता है कि एक्सचेंजर बेड को वापस से एक्टिवेट करने का काम होता है। सो एडवांटेज क्या होता है इस प्रोसेस का कि हाईली एसिडिक और अल्कलीन वाटर कैन बी ट्रीटेड। हम लोग इस मेथड को हम लोग हाईली एसिडिक और अल्कलीन वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। और जो वाटर हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, नियरली उसका 0 हार्डनेस होता है, मतलब कि वो कंप्लीटली इसमें हार्डनेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। सो दिस वाज 2 एडवांटेजेस। इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं इस प्रोसेस के लिए वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और केमिकल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। सेकेंड इज दैट अगर वाटर जो होता है टर्बिडिटी कंटेन करता है ना, अगर टर्बिडिटी कंटेन करता है वाटर तो आउटपुट जो होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल प्योर 0 हार्डनेस वाटर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि टर्बिडिटी होता है मतलब कि फाइन पार्टिकल्स उसमें होते हैं, अब वो फाइन पार्टिकल्स जो एक्सचेंजर बेड है उन पे जाके सेटल डाउन हो जाता है, जिनके वजह से वो बेड जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर बहुत ही स्लोली काम करते हैं। सो हम लोग को बिल्कुल सॉफ्ट वाटर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो दिस टू आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। एंड फाइनली हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।